मैं इनको कहता हूँ कि यार कभी नाराज होके जो है कानपुर चली जाओ। और मैं ही बोल रही होती हूँ और मैं ही बोल के खत्म कर देती हूँ। पूरी बात नहीं सुनी, मैंने कहा कुछ ना कुछ, सब कुछ नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप तोमर और आप देख रहे हैं खुलासा न्यूज। खुलासा देखो, बिना ब्रेक, लाइक शेयर पे दियो अंगूठा टेक। दोस्तों, करवा चौथ के दृष्टिगत रुड़की शहर की जो हस्तियां हैं, हस्तियां क्या कहें, एक कपल हैं, प्यारी जोड़ियां हैं जिन्हें हम दो हंसों का जोड़ा भी कह रहे हैं। उन्हीं उस कड़ी में आज हम मिलवा रहे हैं आपको अक्षय प्रताप सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अक्षरा सिंह जी। तो यहाँ मैं जो शुरुआत कर रहा हूँ, शुरुआत में आप जरा बात को समझिएगा। आपने एक फिल्म देखी होगी DDLJ, वहाँ सिमरन ट्रेन के पीछे दौड़ रही है और कहा जा रहा है जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। तो ये रियल लाइफ है, रियल जो लाइफ है उसमें ज़रूरी नहीं है कि सिमरन ट्रेन में ही मिले, बस में ही आप पीछा करें। तो अक्षरा सिंह जो अक्षय जी हैं उन्हें ऐसे ही मिली, यानी रियल लाइफ में कि इन्हें कहीं ये नहीं कहना पड़ा अक्षरा जी ट्रेन के पीछे, ये इस तरह से इन्हें नहीं करना पड़ा, आपको भी नहीं करना पड़ा। तो लेकिन वो जो एक धागा प्यार का इन दोनों के मध्य बंधा 2012 में, वो ऐसा अटूट बंधा कि आज श्रीमती अक्षरा सिंह का जो नाम है वो एक अमिट अक्षर के रूप में इनके दिल पर छप चुका है। आज इस जोड़ी से बात करेंगे कैसा इनका गृहस्थ जीवन है, चूँकि इनका कारोबारी जीवन तो पहले से है और राजनीतिक जीवन भी कहीं ना कहीं जंप ले रहा है, धीरे धीरे बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और आप जैसा मुझे बताया गया क्राफ्ट की, आर्ट की जो है कहीं ना कहीं शौकीन है, उसके काम भी करती हैं, वो चीज़ें भी जानेंगे। तो कैसे आप इन्हें सपोर्ट कर रही हैं, कैसे ये आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आज हम आप दोनों से जानेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। तो लेडीज़ फर्स्ट, इनसे ही बात करते हैं। 2012 में आपकी शादी हुई, तारीख क्या बताई थी आपने? 3 दिसंबर 2012। 3 दिसंबर 2012। अभी जो अनऑफिशियल हमारी बात थी, आपके ध्यान नहीं था। चलिए, वो ध्यान नहीं था, दिन ध्यान है आपके? नहीं, अब जब तारीख में आगे पीछे हो सकते हैं तो दिन कैसे याद होगा। चलिए, गीत इस पर बनता है कि दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में आप एक दूसरे के जीते बढ़ते जाएंगे। तो खैर आपके ध्यान है। शुरुआत कैसे हुई, कि मिले कैसे? जैसे मैंने इंट्रो दिया कि भाई DDLJ का सिमरन वाला, लेकिन ऐसा नहीं, और इनका जो कहना है वो मैं इनके पास आऊँगा। तो ये आपके पास कैसे आए, पहली दफ़ा, किस महीने में, किस साल, और क्या बातें आपकी हुई? देखिए, हमारी शादी अरेंज मैरिज है और मेरी शादी मेरे भाई ने फिक्स कराई थी। तो हमारी मुलाकात वैसे मैट्रिमोनी के थ्रू हुई। फिर उसके बाद जब मेरे भाई ने रिश्ता देखा, सब कुछ देखा, फिर इनके पेरेंट्स ने देखा, आपस में उनकी बात हुई। एक दिन डिसाइड हुआ कि इस दिन हम घर पे मिलेंगे। मैं अपने परिवार के साथ थी, ये अपने परिवार के साथ थे। हम मिले, थोड़ा वक्त हमें मिला आपस में एक दूसरे को जानने का। वहाँ से हमारी चीज़ें फिक्स हुई और कुछ महीने बाद हमारा रोका हो गया। ऐसे हुई हमारी शादी। आप बेसिकली कानपुर से है, तो ये जो मुलाकात हुई जून के महीने में 2012, हाँ जी, है ना? तो कानपुर में ही मुलाकात हुई? नहीं, मुलाकात दिल्ली में हुई, क्योंकि मेरे जो बड़े ब्रदर हैं उनका सारा कारोबार दिल्ली में है। तो वहीं पे हमारी मुलाकात हुई, बिकॉज़ वो जो एक जगह थी कि दिल्ली यहाँ से भी पास था, कानपुर से भी पास है, तो एक जगह ऐसे मिल लेते हैं जहाँ पे दोनों के लिए एक सुविधाजनक जगह। थोड़ा सा आप बढ़े, थोड़ा सा ये बढ़े, और बढ़ते बढ़ते मिलते मिलते शादी हो जाएगी, है ना? तो जो मुलाकात आपकी इनसे हुई, उसमें क्या मुलाकात हुई, किस तरह से मुलाकात हुई, क्या एक दूसरे को जाना आपने, सवाल कौन कर रहा था, जवाब कौन दे रहा था, किसने क्या जवाब दिया, और किस जवाब से कौन कैसे इम्प्रेस हुआ, फर्स्ट इम्प्रेस कौन हुआ, सेकंड इम्प्रेस कौन हुआ, ये थोड़ा सा। संदीप भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने करवा चौथ के उसको देखते हुए सभी कपल्स को आप जो है सवाल भी पूछ रहे हैं, और कई सारी पुरानी चीज़ें जो हैं वो आपको याद आ जाती हैं इस चीज़ पे, इसी चर्चा के उसमें। तो जैसा आपने कहा कि ईयर, तो मैं डेट तो मुझे अपनी शादी की याद है, पर ईयर मैं इसलिए इनसे भी कभी कभी मजाक ही करता हूँ कि भाई 2011 में हुई, 12 में हुई, तो ये है कि थोड़ा रिफ़्रेश भी हो जाती है बात, और ये भी एक अपने आप में अंदाज ही है। हाँ, अंदाज में भी बात हो जाती है। तो खैर, पर कुछ चीज़ें जो आपको याद रहती है, उनमें से एक चीज़ ये याद है कि मैंने अपने जीवन का जो सबसे कठिन इंटरव्यू दिया वो उसी दिन दिया था जिस दिन इनसे मैं मिला था। UPSC के समकक्ष का है? नहीं, UPSC तक का तो हमने सोचा नहीं था, पर सुना था वो टफ होता है। पर मुझे ऐसा लगता है जो आपके जीवन की शिला रखे, जो जीवन का आधार बने, ऐसा ही एक आपका शादी का समय होता है जिस समय आप चर्चा कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। और क्योंकि अरेंज मैरिजेस में आपको बहुत ज़्यादा समय, मतलब
10-12 साल पहले की, जब 15 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, उस समय पे इतना ज़्यादा समय नहीं मिलता था। अब तो लोग बात कर लेते हैं, सब कुछ ठीक है, पर उस समय जब हमने बात करी तो फिर मैंने, जब इनसे मैं पहली बार मिला तो इनसे मैंने यही कहा कि आप के दिमाग में जो भी सवाल हों, जो भी आपको लगता हो, आप मुझसे पूछिए। क्योंकि अमूमन होता क्या है कि आप देखेंगे जो लड़कियां होती हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि ज़्यादा सवाल नहीं पूछने और ज़्यादा आप बात मत करिएगा, या हर तरीके से उनका जो है उनको प्रेशर में लिया जाता है कि उनका कोई और गलत आंकलन ना कर ले। पर मेरा इससे मानना अलग है। आप चूंकि बात रोक रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, आप MBA हैं तो इनके क्वेश्चन जो रहे होंगे वो तो बिल्कुल कहीं ना कहीं व्यावसायिक दृष्टिकोण में उनमें शायद रहा हो। नहीं, ये MBA तो क्या हुआ, हम भी MBA हैं। चलिए, ये हम भी MBA है, तो जब 2 MBA आपस में बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, कोई ऐसा तो नहीं था विषय। पर इन्होंने बहुत उस समय पूरा इंटरव्यू मेरा लिया और उस इंटरव्यू में जो है मुझे लगता मैं पास हुआ, तभी इन्होंने हाँ करी। अच्छा, मैं आपके पास आऊँगा। ये ऐसा कौन सा जो क्वेश्चन था जो आपको इम्प्रेस कर गया? क्योंकि एक लड़की को इस तरह से शादी के, जिस तरह से आपकी भेंट हुई, मुलाकात हुई, तो इम्प्रेस करना अपने आप में बहुत, मैं समझता हूँ, कठिन है पुरुष के लिए। तो क्या ऐसा हो था कि जो आपको लगा कि हाँ ये क्यों? और फिर मैंने कहा कि व्यवसायिक की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, इसलिए कि इनके कैरियर के लिहाज से ये भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, आज की डेट में तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो वो क्या चीज़ थी, कौन सा वो सवाल था जो आपको कहीं ना कहीं एक पूर्ण विराम लग गया आपके सवालों पर? देखिए, मैंने इनसे जो सवाल किया था, जो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल था, वो ये था कि क्योंकि इनकी भी एज कम थी और मेरी भी एज कम थी, तो मेरा ये सवाल था कि आप इतनी जल्दी क्या आप शादी सच में करना चाहते हैं? क्योंकि 25 साल की उम्र थी, मेरी भी उससे कम थी। तो जब जो उन्होंने जवाब दिया तो वो काफ़ी मुझे संतुष्टि मिली उस जवाब से कि ये इंसान बहुत ही सुलझे हुए हैं। जो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने बोला कि मतलब जैसा मैं 21 साल में सोच रहा था वही मैं आज सोच रहा हूँ, वही मैं 4-5 साल भी सोचूंगा। तो क्यों ना ये अभी समय, सही समय वही है जो डिसाइड कर दिया जाए। तो यानी कैरियर के लिहाज से ये कह रहे थे? हाँ जी, हर लिहाज से कह रहे थे, बिजनेस लिहाज से, करियर के लिहाज से, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिहाज से, सारे लिहाज से वो आंसर था। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि सुलझे हुए जवाब थे। थोड़े मेरे ही थे कि मैं ही ज़्यादा बोल रही थी, मैंने ही एक इंटरव्यू सा ले लिया था सारे सवाल, और वो 15-20 मिनट के कॉन्वर्सेशन में शायद ये तो कुछ 1-2 चीज़ ही इन्होंने मेरे से पूछी होंगी, मैं ही पूछ रही थी। तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम जैसे मुझे एक मौका दिया उन्होंने कि तुम्हें जो पूछना है वो तुम पहले पूछ लो, जो तुम्हें डाउट्स हैं वो पूछ लो। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि सुलझा हुआ इंसान है, मेरी सुन रहा है। आगे तो बाकी तो आगे जो होगा लाइफ, खरे तो उतरे होंगे तब से अब तक। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपका कोई डाउट था, कोई बात थी, कोई ऐसा क्वेश्चन आपने किए इनसे? नहीं, पहले मैंने इसीलिए इनको मौका दिया कि आप पहले अपनी संतुष्टि कर लीजिए, और जब सारी बात इन्होंने पूछ ली मुझसे, फिर मैंने इनसे ये बताया, क्योंकि ये कानपुर महानगर है और मैं रुड़की में रहता हूँ, और 2 चीज़ें तय करके आया था। एक, शादी माता पिता की मर्ज़ी से करूँगा, और दूसरी चीज़ कि अगर भारत में कहीं रहूँगा तो मैं रुड़की में रहूँगा, क्योंकि मैं विदेश में पढ़ रहा था, मेरी नौकरी वहाँ पे, मैंने उससे पहले जॉब भी करी है, तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, बाहर दुनिया में मैं कहीं पे भी रह सकता था। पर एक इच्छा थी कि रुड़की शहर में ही आके रहेंगे, और इनसे मेरा फिर यही सवाल था कि देखिए, एक आप बड़े शहर से आ रही हैं और दिल्ली में रही हैं, रुड़की में क्योंकि एक लाइफ सेटलमेंट है, उस बारे में भी आपको विचार करना चाहिए, क्योंकि एक एनवायरनमेंट चेंज होता है बड़े शहर में, छोटे शहर में, हर किसी की अपनी कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ नेगेटिव्स हैं। तो इस बार में पूर्ण आकलन कर लीजिए, और जब आपको लगे ये कंफर्टेबल वो है तो आप इसके ऊपर अपना डिसीजन दे सकती हैं। तो आपने क्या डिसीजन दिया? देखिए, मैं तो, मुझे जब इंसान ही अच्छा लग गया, फिर जगह तो धीरे धीरे आके सब ठीक हो जाता है, सब सेटलमेंट हो जाता है। और छोटा शहर, बड़ा शहर, रुड़की तो बहुत अच्छा शहर है, कानपुर से तो बहुत ही मतलब सफाई में और पोल्यूशन में, हर चीज़ में। और ये जो आप यंग होते हो तो थोड़ा सा आपको लगता है ना बड़े मेट्रोज़ में रहेंगे, लेकिन लाइफ जो छोटे शहर में है, मुझे पता था कि लाइफ छोटे शहर में बहुत शांत है और बहुत अच्छी है। तो इसलिए मुझे कभी इसमें वो नहीं लगा कि मुझे छोटे शहर में आना है, मैं बड़े शहर में पढ़ी हूँ या बड़े शहर में रही हूँ, मुझे कभी उस चीज़ का कभी
नहीं लगा। इंसान अच्छा होना चाहिए, लोग और घर अच्छे होने चाहिए। तो वो मुझे लग गया था कि घर अच्छा है मेरा, जिनसे मेरी शादी होने वाली है वो अच्छे हैं, तो वो बाकी चीज़ें तो सब अच्छी हो जाती हैं अपने आप। अच्छा, तो उस दिन जो भेंट आपकी मुलाकात जो हुई वो एकदम आपने मतलब वो तय हो गया, डिसाइड हो गया ना, दोनों तरफ से? हाँ जी, हमने अपने मैसेजेस जो हमारे, जो मैं मुझे कहना था अपने पेरेंट्स से, वो मैंने अपना कर दिया, इन्होंने कह दिया, फिर पेरेंट्स ने आपस में एक दूसरे को हाँ कर दी। चलिए, अच्छा ये हाँ हो गई। फिर दिसंबर में शादी होती है, तो उसके बाद जो 12 यानी 2013 की बात मैं कर रहा हूँ, तो पहला जो करवा चौथ आया, जैसा अनऑफिशियल अभी आप मुझे बता रही थी, तो वो करवा चौथ आपने रखा, व्रत जैसे कहते हैं, उपवास, तो या उससे पहले भी जब एकदम स्वीकृति हो गई दोनों साइड से, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा, है ना, तो तभी रख लिया था या बाद में? नहीं, मैंने अपना पहला करवा चौथ, जैसे हमारा रिश्ता पक्का हुआ जून में, तो नेक्स्ट करवा चौथ नवंबर में आया। तो क्योंकि रिश्ता पक्का हो जाता है तो आप करवा चौथ का व्रत रख सकते हैं। और मुझे इनके परिवार की तरफ से करवा चौथ का जो जितना भी सामान था वो मेरे लिए गिफ्ट आए थे, शगुन आया था, तो मैंने भी वो रखा था शादी से पहले। और शादी हमारी दिसंबर में हो गई, तो मेरा जो अनऑफिशियल मतलब तो शादी के पहले था, बट जो मेन जो होता है भाई वो तो शादी के बाद ही जो आप फील करते हो वही फीलिंग होती है जो मैंने 2013 में फील करी तो पहले। यानी ये कहें कि जो अक्षरा के रूप में सिमरन जो थी वो ट्रेन की चैन खिंच गई थी, बिल्कुल तय हो गया था। बिल्कुल, मैं ट्रेन से ही आई थी यहाँ पे। अच्छा, मैं रुड़की आई भी, जो मैं पहला कदम मैंने अपनी लाइफ का रखा था, मैं आज तक कभी रुड़की नहीं आई। जो पहली बार रुड़की आई थी 1 तारीख को, मैं इसमें संदीप भाई एक और इंटरेस्टिंग बात क्या है, कानपुर जो है वो जंक्शन है, हाँ, तो वहाँ बड़ा जंक्शन है, तो वहाँ बहुत सारी ट्रेन आती हैं और राजधानी चलती हैं। और रुड़की का जो हमारा स्टेशन है उसमें अपनी 2-3 लाइन है, तो वो वो बस इधर या इधर जी। तो इन्होंने उतरते ही ये कहा कि मैं रुड़की तो पहले कभी आई नहीं, पर उसने देखा करिए स्टेशन इतना छोटा क्यों है। तो जो ट्रेन की बात है, तो और जो बड़े शहर और छोटे शहर की बात है, तो ये उस समय तो ये एग्री कर गई, पर उसके बाद से आज तक जो है इनको मैं कानपुर के ऊपर ही छेड़ता आता हूँ। तो जो हमारा जितना भी मजाक भी रहता है वो सब कानपुर शहर के अराउंड ही रहता है, तो एक व्यंग बना रहता है और इसी में हम लोग आनंद लेते हैं। अच्छा, चलिए ये हो गया, और फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ दोबारा। इन्होंने तो रिश्ता तय होते ही करवा चौथ का उपवास शुरू कर दिया। आप एक अपने आप में रुड़की की रॉयल फैमिली से हैं और वेल एजुकेटेड हैं, तो क्या आपने भी कहीं रुड़की की जो मानसिकता कहेंगे, शहरी मानसिकता मिली जुली ग्रामीण भी है, तो आपने भी कोई उपवास किया, मतलब शादी के बाद किया हो? इन्होंने तो पहले ही कर लिया, शगुन जब स्वीकार हो गया था। नहीं, क्योंकि इन्होंने करवा चौथ किया, वो इनकी एक इच्छा और एक प्रथा है कि करवा चौथ का व्रत जो है उसको बहुत ज़्यादा एक पूज्य वो माना जाता है। कल्चर चल रहा है उस दृष्टि से। नहीं, वो ठीक है, जिस व्यक्ति की अपनी, हर व्यक्ति का अपना एक मानना है। और मैं ये मानता हूँ कि व्रत रखने से ही सिर्फ कमिटमेंट का एक आपका परिदृश्य नहीं बैठता। तो लोग जो सिर्फ उसे कमिटमेंट के तौर पे देखते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारा भी कमिटमेंट है, हम दोनों व्रत रखें। खैर, पर वो उनका विचार है और मैं उसका सम्मान करता हूँ, पर मैंने ऐसा कोई व्रत नहीं रखा। मैं मानता हूँ कि जब से शादी हुई है तब से हम लोग परमानेंट जो हमारा कमिटमेंट है उसको पूर्ण कर रहे हैं, और आगे भी जीवन पर्यंत जब तक महादेव ने जोड़ी बना के रखी है तब तक उस कमिटमेंट को पूर्ण अब रखें। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि इनका जो कहीं ना कहीं राजनीतिक जीवन है वो बहुत तेज़ी से गति पकड़ रहा है। कारोबारी लिहाज से बात करें, व्यावसायिक लिहाज से बात करें, तो आप विदेश में रहे, पढ़े, वो सब चीज़ें अपने आप में नेचुरल, परिवार का भी वो सब चीज़ें पहले से डेवलप भी थी और उन्होंने और आगे बढ़ाया। अब जो ये राजनीतिक जो जीवन है ये ऐसा होता है, भी जैसे बात चल रही थी, मेरी कल भी बात हुई, तो रात आए 11 बजे के लगभग घर लौट रहे हैं, फिर कोई टाइम नहीं है कि आज ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम करने भी पड़ते हैं जब आप राजनीतिक जीवन में। समाज सेवा में तो ये भी, और पूरा परिवार पहले से, माता जी का भी मैंने एक इंटरव्यू किया था। तो इसका आपके वैवाहिक जीवन पर, जैसे एक फैमिली की वो बात होती है, उस पर कोई असर पड़ रहा है इनके जीवन का, इस राजनीतिक जीवन का? देखिए, अगर कोई काम है उसमें जो कमिटमेंट हमें देना है, जैसे पॉलिटिक्स है उसमें हमें जो कमिटमेंट जो करना है वो तो फिर करना ही है ना। तो और समय निकालने की बात है, समय थोड़ा बहुत निकल जाता है अगर आप निकालना चाहें। हाँ, थोड़ी सी मेरी कभी कभी शिकायतें रहती हैं कि थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा समय दिया करो, थोड़ा सा निकाल लिया करो, तो वो तो अब देखिए थोड़ा समय निकालेंगे तो निकल जाएगा। अगर आप नहीं निकालना चाहेंगे फिर तो समय
कि आप कुछ भी ना कर रहे हो तो भी आपके पास समय नहीं है। तो थोड़ा बहुत समय तो निकल ही जाता है। कभी ऐसा होता है कि कुछ एक आध दिन फ्री हो गए तो उसमें बच्चों के साथ थोड़ा, मैं कहती हूँ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो, या थोड़ा मुझे बच्चों के लिए ज़्यादा लगता है क्योंकि उनको थोड़ा सा होना चाहिए कि फादर से थोड़ा इंटरेक्शन थोड़ा अच्छा लगता है। तो बस बाकी उनके पॉलिटिक्स में वो अब समय दे रहे हैं, बिल्कुल देना चाहिए, ग्रोथ ही वैसे है। और अगर लोगों को नहीं समय देंगे तो लोग इनको अपना समय कैसे देंगे, वो बहुत ज़रूरी है। बट कभी कभी हम थोड़ा समय निकाल लेते हैं। अच्छा, आप दोनों के बीच कभी कोई मनमुटाव होता है कोई किसी बात पर, जैसे बच्चों की इन्होंने बात कही समय देने की, तो क्या रिएक्शन होता है दोनों तरफ से? कुछ गंभीर रिएक्शन होता है या कि मान मुनव्वल हो जाती है कुछ देर में? नहीं संदीप जी, मैं तो पहले ही हाथ जोड़ लेता हूँ तो इसलिए मैं बहुत राजनीति का असर है आप मैं ज़्यादा जो है, होता क्या है, राजनीति में आने का एक एडवांटेज होता है, और वो एडवांटेज होता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जैसे स्पॉन्ज होता है ना एक, जी बिल्कुल। तो वो स्पॉन्ज की तरह आप एब्जॉर्ब कर लेते हैं कई सारी चीज़ों को कि ठीक है आप, क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों से मिलते हैं, सबकी शिकायतें होती हैं, प्रोत्साहन होता है, हर चीज़ होती है, मिला जुला एक आपका जो है समय निकलता है। तो उससे आपकी जो है सोचने समझने की और धैर्य जो है उसकी क्षमता बढ़ जाती है। तो इसलिए वाकई हाथ जोड़ लेते हैं। बाहर तो हमने इन्हें कभी गुस्सा होते हाथ तो जोड़ते हैं, बिल्कुल निवेदन में रहते हैं तो, लेकिन गुस्सा होते भी नहीं देखा, तो ऐसे हाथ जोड़ लेते हैं? बिल्कुल बिल्कुल हाथ जोड़ते हैं पूरा, मतलब ये तो इनकी अच्छी बात है। आपके सामने मतलब बिल्कुल कोई गलती हुई तो ऐसे खड़े हो जाते हैं? पूरा हाथ जोड़ के देखिए, लेडीज़ के अंदर मैं कहती हूँ एक सहने की पावर होती है ना, वो ज़्यादा होती है। बट इनके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें सहने की पावर हैं। मतलब मैं बोलती रहूँगी, लेकिन ये कभी मुझे कभी ऐसा नहीं है कि पलट के कुछ बोल रहे हैं। बहुत ही रेयर ऐसा हुआ होगा कि कभी मुझे पलट के जवाब दिया होगा। अच्छा, आपका सब एब्जॉर्व करते रहते हैं। नहीं, आपका जैसे अगर कोई हो गया इस तरह का मनमुटाव हल्का फुल्का जो भी रहा, तो आपका रिएक्शन किस तरह का होता है? मतलब कि बात नहीं करना या बोलना बार बार उस चीज़ को, किस तरह का उसमें सोच चीज़ें कहीं ना कहीं आती है? तो आप जब ऐसा कुछ हो जाता है तो थोड़ा सा मैं ना साइलेंट मोड में चली जाती हूँ। फिर थोड़ी देर वो साइलेंट मोड चलता है, फिर मुझे लगता है नहीं ऐसा तो काम चलेगा नहीं, मुझे बोलना ही पड़ेगा। फिर मैं ही बोलती हूँ और मैं ही बोल रही होती हूँ और मैं ही बोल के ख़त्म कर देती हूँ। तो मतलब मैं तो हर जगह से। संदीप भाई ऐसा एक मिनट रोक रहा एक मिनट रोक रहा हूँ, वो आप आ जाइएगा। ऐसा तो नहीं कि इनका जो कहीं नाराज़गी होती है एक तरह से क्षणिक हो या जैसी भी, तो इनका जोर होता है कि चलिए शॉपिंग? नहीं, शॉपिंग तो परमानेंट काम है वो तो कई जगह जो है, जब बच्चों के इतना ज़्यादा सामान आता था, इसकी स्टोरी भी यही है कि हमने फर्स्ट क्राई एक स्टोर है उसको खोला, और वो उसके पीछे की कहानी भी यही है कि सामान इतना ज़्यादा आता था, तो हमने कहा कि भाई ऐसा है कि जब सामान ही इतना आता है और स्टोर वाले यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, तो बेहतर है हम ही लोग खोल लें उसको। तो ये शॉपिंग का ही ये हाल था। पर जो उससे पहले आप सवाल पूछ रहे थे और मैं बताना चाह रहा था वो था कि कभी कभी मैं इनको कहता हूँ कि यार कभी तो नाराज़ होके जो है कानपुर चली जाओ, कभी तो ऐसा मौका दो हमें भी। अच्छा, ऐसा कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं, बट मैं जाती बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं यही डटी रहती हूँ। अच्छा, आप भी ने कभी नाराज होकर ये कह देते हैं कि जाइए आप भाजपा की मीटिंग अटेंड कीजिए अपनी? मैं ये नहीं कहती, बट ये मुझसे कहते हैं यार तुम कभी कानपुर नहीं जा, नाराज होती हो? कभी ऐसा कभी हुआ ही नहीं, लोग चले जाते हैं छोड़ के। मैंने कहा मैं तो यहीं रहूंगी, डटी रहूंगी। अच्छा, इकट्ठे आप दोनों कब गए थे शॉपिंग करने? शॉपिंग की बात आ गई तो कब गए दोनों? जब मौका मिलता है दिल्ली जब जाते हैं तो चले जाते हैं। पीछे हम लोगों ने एक प्रयास ये किया था कि लोकल बाइंग को प्रमोट करेंगे। ये भी आपको चल भी रहा है जी। हाँ, तो रुड़की मांगे लोकल हमने जब इनिशिएटिव लिया, संदीप भाई आपने भी उसको बहुत अच्छी तरह से कवर किया था। तो हम लोगों ने प्रयास ये किया था कि कुछ ना कुछ खरीदारी जो है लोकल उसमें करेंगे। तो लोकल बाइंग के लिए अब इस बार हम निकलेंगे। तो ये वैसे तो खरीदारी सब जगह से करते ही हैं, पर प्रयास ये भी करेंगे कि इस बार अपने लोकल बाज़ारों से फिर एक बार निकलें, कुछ ना कुछ खरीदारी आपके लिए अवसर आ गया है। हाँ जी बिल्कुल, अब तो बिल्कुल परमिशन दे दी। मोहर लग गई कैमरे के सामने। हाँ, बस अब मैं सिविल लाइंस की बाजार में इनको लेके जाऊंगी। कुछ अपने लिए, करवा चौथ आ ही रहा है, कुछ नई साड़ी, नई ज्वेलरी, बैंगल्स। तो आप जब बैग की बजाय, जैसे पूजा मैम उनका भी हमने इंटरव्यू किया, झोला उठाया था,
तो आप भी बड़ा झोला उठा लीजिएगा। हाँ जी, पूरा। उन्होंने मेरी पूरी बात नहीं सुनी, मैंने कहा कुछ ना कुछ, सब कुछ नहीं, कुछ ना कुछ। देखिए पप्पी भाई भी हंस रहे हैं। मैंने ये सब देखिए, अब ये समझने का वो है, मैंने कहा कुछ ना कुछ शॉपिंग करेंगे, सब कुछ नहीं करेंगे। ये इनका जो राजनीतिक वो है ना डेवलपमेंट, उसका एक नुकसान आपको ही हो रहा है। अब ये इन्होंने ये एक तरकीब सीख ली, जैसे महाभारत में था ना कि अश्वत्थामा मारा गया, तो बस इतना इन्होंने बोल दिया कुछ ना कुछ। कुछ ना कुछ में फिर मैं ऐसी बड़ी चीज ले लूंगी, वही कुछ एक छोटी सी ज्वेलरी सेट दिलवा दो, तो भाई कुछ ना कुछ में तो बहुत। अंतिम हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं। आप जैसे जो परिवार है, आप अच्छे उद्यमी हैं, सारी चीज़ परिवार में नौकर चाकर सब चीज़ें हैं, खाने को लेकर क्या व्यवस्था रहती है खासतौर पर आपके खाने के लिए? नहीं, खाने को लेकर तो व्यवस्था, दो चीज़ें हैं मैं इसके इनके खाने उस पर आऊँगा जी। खाने को लेके दो चीज़ें, एक खाना बनाएगा कौन। तो हमारी प्रेफरेंस, मेरी हमेशा से ये रही, मेरी माता जी जो हैं वो उनका, और जैसे हमारे बच्चे हैं तो उनकी माता जी, उनके लिए जो है। आपके लिए कभी कुछ खास इनकी ओर से व्यक्तिगत तौर पर? हाँ, नहीं, हम लोग को कुछ इटालियन फूड पसंद है मुझे, और ये बहुत अच्छा बनाती हैं। अच्छा। तो कभी कभी ऐसी शुभ घड़ी आती है कि जो है ये तो इस करवा चौथ उम्मीद करेंगे ना इटालियन फूड मिल जाएगा? देखिए, इस करवा चौथ में तो मैं खुद ही सुबह से मैंने बिना पानी पिए बिना खाए, बल्कि इनको थोड़ी सी हेल्प करनी चाहिए कि मतलब ये ना कहें मुझे कि कुछ मेरे लिए प्रिपेयर करो, तो और इनको मतलब मेरे लिए कुछ अच्छा मंगवाना चाहिए। इन्हें क्या पसंद है? नहीं, इनको भी इटालियन फूड पसंद है, हम लोगों को तो दोनों इस को बार ही। आप बनाएंगे या बाजार से लाएंगे? नहीं, अब हम खाना तो नहीं आप होटल बनाएंगे, व्यवसायी हैं। खाना तो नहीं बनाएंगे, बना देंगे। बना देंगे। चलिए देखिए दोस्तों, बहुत प्यारी जोड़ी यहाँ मैंने आपसे मिलवाया है। श्रीमती अक्षरा सिंह, अक्षय प्रताप जी को आप जानती हैं, इन्हें भी आज हम आपके बीच ले आए हैं और करवा चौथ का एक बहाना हो गया है, और बहुत प्यारा कपल है। अब एक चीज़ मुझे याद आ रही है अंतिम हिस्से की ओर बढ़ते हुए, कानपुर के बारे में कहा जाता है कानपुर शहर बड़ा, आगे मैं नहीं कहूँगा, लेकिन नीचे बहती गंगा मैया जहाँ चलता रेल का पहिया। हाँ। ठीक है ना जी। तो वहाँ पोल्यूशन की जो बात थी, अब पोल्यूशन शायद और बढ़ गया है, क्योंकि वहाँ जो साफ़ सुथरा जो कुछ भी था वो सब कुछ आप ले आए हैं। छायाकार पप्पी भाई के साथ मैं संदीप तोमर आपको करता हूँ सलाम, नमस्कार, जय हिंद।